प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों अपना ये जो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल डायनेमिक्स का, इस रोटेशनल डायनेमिक्स में अभी तक हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई अपने पास रिजिड बॉडी है तो उस रिजिड बॉडी में अगर हम एफ नेट जीरो करते थे फिर भी उसका टॉर्क आता था। और आज अपने को पढ़ना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जरा हम समझते हैं कि अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमको पढ़ना है, और हमने पीछे टॉपिक क्या पढ़ा था कि फोर्स जब हमने जीरो किया था फिर भी टॉर्क आ रहा था, और अपने को चाहिए क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब एफ नेट जीरो हो लेकिन फिर भी टॉर्क आएगा ना। तो आज अपने को फोर्स यानी जो एफ नेट है आपका वो भी जीरो करना पड़ेगा, और जो नेट टॉर्क है वो भी जीरो करना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट आपका किस में आएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो आइए समझते हैं कि आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या, इसकी पूरी कंडीशन समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी समझेंगे। ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब इसमें आपको टॉर्क भी जीरो करना है, यानी आप सबसे पहले एफ नेट जीरो करोगे। ठीक है, उसके बाद टॉर्क को भी आपको जीरो करना पड़ेगा। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो, अब ये कंडीशन ऐसे जनरली ऐसे लिखेंगे नहीं, थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, एफ नेट जीरो है। क्या भैया, एफ नेट आपको जीरो करना पड़ेगा। जब आप एफ नेट जीरो करोगे यानी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर टोटल फोर्स जीरो करोगे, वो जो कंडीशन बनेगी ना उस कंडीशन को बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, बात समझ आई भैया। ठीक, एफ नेट हमने जीरो किया तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसे, हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, एनएलएम में एफ नेट जीरो किया था तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी थी। सेम वही कहानी यहाँ पे है। अब आप ये जो एफ नेट जीरो करोगे ना, वो आपका जो फोर्स होगा एक्स एक्सेस में भी जीरो होना चाहिए, वाई एक्सेस में भी जीरो होना चाहिए, और ये जेड एक्सेस में भी जीरो होना चाहिए। ठीक बात, बात समझ आई। अब हमने 1D मोशन में पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका इसके दो केस बनेंगे, एक या तो पार्टिकल रेस्ट में होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मोशन करेगा। ठीक, अब यहां पर ये जो आपका एक्सेलरेशन है ना, यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब ये जो आपका सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा, ये या तो रेस्ट में रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। ठीक, ये बात क्लियर। और हमने एनएलएम में ये भी पढ़ा था कि एफ इक्वल क्या होता है, एम ए। ठीक, यानी ये जो आपका फोर्स है, फोर्स के माध्यम से आपका एक्सेलरेशन आता है। ठीक, तो ये कहानी होगी आपकी किसकी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। अब इसके बाद हमने क्या देखा भैया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब अपने को टॉर्क टॉर्क भी जीरो करना है और एफ नेट भी जीरो करना है, तभी आपका ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो ये एक केस बन गया आपका। इसके बाद दूसरा केस देखते हैं इसका। दूसरा केस इसका क्या है, टॉर्क आपको जीरो करना है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पर नेट टॉर्क आपको जीरो करना है। ठीक, जब नेट टॉर्क आप जीरो करोगे तो ये क्या बन जाएगा, किसकी कंडीशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। ठीक बात। अब ये जो टॉर्क होगा आपका, टॉर्क ये एक्स एक्सेस में भी जीरो होना चाहिए, वाई एक्सेस में भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, और ये टॉर्क आपका जेड एक्सेस में भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपकी है किसकी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक बात। अब हमने पढ़ रखा है कि टॉर्क अगर जीरो हो जाएगा, ठीक, यानी अगर ये टॉर्क जीरो हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एफ यानी फोर्स की हेल्प से क्या आता था, एक्सेलरेशन, सेम यहाँ पे टॉर्क की हेल्प से क्या निकलेगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या निकलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक बात, बात समझ आई। यानी ये आपका जो कंडीशन बनती है ये लीनियर मोशन की कंडीशन बनती है और ये रोटेशनल मोशन की कंडीशन बनती है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है,
तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं आगे की कहानी। अब सुनो भैया, हम मान लेते हैं कि अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक अपने पास हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक, हॉरिजॉन्टल रॉड है, और इस रॉड का मास है m, इसका मास है m, और इस रॉड की लेंथ है l, ठीक, लेंथ इसकी क्या है l, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको दो स्ट्रिंग की हेल्प से लटका देते हैं, ठीक, दो स्ट्रिंग की हेल्प से, ये आपकी दो स्ट्रिंग है, इन दो स्ट्रिंग की हेल्प से हम इसको लटका देते हैं। लटकाने का मतलब इसको हॉरिजॉन्टल में रख दिए, और ये आपकी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसका मतलब रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल एंड remaining in equilibrium, ठीक। then find tension in each string, ठीक। अपने पास क्वेश्चन क्या है, एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल में है, ठीक। अब इस रॉड को दो स्ट्रिंग की हेल्प से लटका दिया गया। अब आपको यह बताना है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस केस में आपको ये दो जो स्ट्रिंग है, डोरी है, रस्सी है, इस पर टेंशन फोर्स कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भैया, ठीक। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी आपको बनानी है FBD, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम ये हमने बना लिया भैया, फ्री बॉडी डायग्राम। मास इसका m है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक है। मास मतलब कुछ भी हो, XYZ, मास अगर उसका जो भी है तो उस, और हाँ ये जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में हो, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास हम सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हैं, ठीक। तो अगर इसका मास m है तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। दो स्ट्रिंग है तो एक पे टेंशन हम मान लेते हैं T1, एक पे टेंशन है आपका T2, ठीक। और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक। ये हमने क्या बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। अब आते हैं कंडीशन नंबर 1 पे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो भैया चलो F नेट 0 कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, हमने क्या किया, F नेट 0 किया। अगर F नेट 0 हो गया तो इसका मतलब जितने फोर्सेज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, देख लेना है कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल नीचे वाला फोर्स हो जाएगा, यानी T1 + T2 अपान में इक्वल mg हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई, तो ये क्या हो जाएगा, T1 + T2 इक्वल mg, यानी जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाला फोर्स बैलेंस कर देगा, ठीक। बात खत्म, ये हो गया आपका T1 + T2 इक्वल mg। केस नंबर 1 अपना कंप्लीट। अब भैया अब क्या किया जाए, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करने का तरीका क्या है। कंडीशन नंबर 2 हमने ये पढ़ रखा है कि अगर F नेट 0 होगा फिर भी उसका टॉर्क आता था, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, इसको पहले नाम दे देते हैं कुछ, ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C पॉइंट। अब हमने पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टॉर्क 0 कर लेंगे, ठीक, क्योंकि अपने को T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम इस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 कर लेंगे तो B का आसानी से आ जाएगा, तो B वाली वैल्यू जो आएगी इस फंक्शन में रख देंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, यानी जो T1 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो आपका A पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 करते हैं, ठीक। टॉर्क A पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम 0 कर लिए, ठीक है। बात समझ आई।
अब भैया क्या किया जाए, अब देखो जैसे ही हमने टॉर्क आपका ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो किया तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा T1 के रिस्पेक्ट में, तो T1 की वैल्यू तो जीरो हुई, लेकिन ये आपका mg और T2 बचा, तो ये आपका जो mg फोर्स है, mg फोर्स का ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, अब mg फोर्स का ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ तो ये वाली जो डिस्टेंस है जो कि कितना है L/2, ये क्या हो जाएगी इसके लिए मोमेंट आर्म, तो यहां से ये हो गए L/2 यानी मोमेंट आर्म, और ये इसका फोर्स हो गया mg, तो ये क्या आ गया बी पॉइंट के लिए टॉर्क आ गया। ठीक है, ए पॉइंट का टॉर्क हमने जीरो किया, बी पॉइंट का टॉर्क निकाला, बी पॉइंट का हमने लाइन ऑफ एक्शन बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है L/2 ये इसके ऊपर क्या हो गई परपेंडिकुलर। तो हमने बता रखा है कि अगर जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, उस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। ठीक बात, तो ये L/2 क्या हो गया मोमेंट आर्म हो गया, और ये मोमेंट आर्म का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L/2 आपका क्या हो गया आर की वैल्यू, और mg आपका फोर्स है, ये हो गया। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है हमने पढ़ रखा है, टॉर्क इक्वल क्या होता है r क्रॉस f। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो भैया इसकी डायरेक्शन अपोजिट है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी mg फोर्स का टॉर्क T2 फोर्स के टॉर्क को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इक्वल। अब T2 फोर्स के लिए ये क्या हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन, यानी ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है L, वो क्या हो जाएगा T2 के लिए मोमेंट आर्म हो जाएगा। ठीक, ये इसका हमने लाइन ऑफ एक्शन बना दिया, तो ये पूरी डिस्टेंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी सी पॉइंट के लिए। देखो जरा ये आपका डिस्टेंस L, ये हुआ T2, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। ठीक, तो L क्या हो गया इसके लिए मोमेंट आर्म हो गया, और T2 आपका फोर्स है, तो यहाँ कितना आ जाएगा L इंटू T2। ठीक, बात समझ आई। अब देखो जरा, तो यहां से L से L कैंसिल आउट किया, तो T2 की वैल्यू कितना आ गई mg/2, इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा T1 प्लस इक्वल सीधे कर दो उधर, तो कितना आ जाएगा T1 इक्वल mg माइनस mg/2, तो कितना आ जाएगा mg/2। ठीक बात, आई बात समझ में, यानी T1 और T2 की वैल्यू दोनों सेम आएगी। क्लियर भैया, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अब अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो जरा। एक अपने पास रॉड है, इस रॉड का मास है 10 kg। ठीक है, मास रॉड, मास ऑफ रॉड कितना दिया गया है 10 kg। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोला गया है, ये जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक पार्टिकल और है जिसका मास है 5 kg। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया हमसे कि ये जो आपकी दो स्ट्रिंग लगी है इस पे टेंशन फोर्स कितना होगा, और लेंथ कितनी दी गई 5 मीटर अपने को रॉड की लेंथ दी गई। ठीक है, तो अभी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन देखा था, वो तो एकदम बेसिक था। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नई चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टेप नंबर 1 अपने को क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में जो गिवन रॉड है उसको क्या बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, रॉड है, ये हमने बना दिया रॉड। ठीक है, रॉड का मास कितना था 10 kg। ठीक है, तो पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना हो जाएगा 10g। ठीक है, या फिर 100 न्यूटन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो आपका मास है ये सेंटर ऑफ मास पे है, तो इस पॉइंट से इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है। ठीक, तो ए से बी के बीच के पार्टिकल आपको रखा था 5 kg का, तो ये मान लो यहाँ पे पार्टिकल है आपका 5 kg का, तो कितना हो जाएगा 5g हो जाएगा, ये बी पॉइंट है आपका। ठीक, ये डिस्टेंस ए से बी के बीच के कितनी दी गई है 2 मीटर। ठीक, तो ये जो आपका 10g है, जहां यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ए से, क्योंकि ये आधे पे है, तो कितना हो जाएगा 5/2 मीटर, या जिसे हम 2.5 मीटर बोलते हैं 2.5। ठीक बात, बात क्लियर।
डोरी लगी है यानी स्ट्रिंग लगी है तो इसमें टेंशन जाएगा, ये हो गया T1 और इसको मान लेते हैं T2 में। ठीक, बात समझे भैया? आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। ऑफलाइन वालों एक एक पॉइंट समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस तगड़े से होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन वालों को पहले इसको पढ़ा देते हैं ना, इसलिए ये पार्ट आई होप सबको समझ आया होगा। ये आपका कुछ भी नाम दे दो यार इसको, जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारी हो उन्हीं के नाम पे दे दो उनको, A B, चलो इसको C दे दिया नाम, इसको D दे दिया, एक पार्ट अपना खत्म। अब अगला पार्ट क्या कहता है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 में अप्लाई क्या करना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, एफ नेट जीरो कर दो। ठीक है, एफ नेट जीरो कर दिया। एफ नेट जीरो करने का मतलब टोटल फोर्स, ऊपर वाला फोर्स इक्वल नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स कितना है, T1 प्लस T2। नीचे वाला फोर्स कितना है, 10 प्लस 5G यानी 15G। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 150 न्यूटन। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं होगी, ठीक है। अब क्या किया जाए भैया, अब अगली कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, टॉर्क जीरो कर दो। टॉर्क हम क्या कर दिए, जीरो कर दिए। भैया किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, टॉर्क जीरो करेंगे किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? अपने को कैलकुलेट करना है ना कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एफ नेट और नेट टॉर्क दोनों जीरो होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, आसान तरीका ये, आपका जो ए पॉइंट है ना, इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टॉर्क जीरो कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि T1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी, और T2 की वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो गुरुजी अगर मान लो यहाँ पे तो सब सिंगल सिंगल है, कहीं पे डबल और ट्रिपल फोर्स दिख जाए तो भैया आपको एक बात ध्यान रखना है, सिंगल वाले में कोई दिक्कत नहीं, सिंगल वाले को तो कहीं भी मार दो चले जाएंगे। लेकिन जहां पर दो या तीन फोर्स हो वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर वो एक ही पॉइंट पर मिल रहा हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टॉर्क जीरो कर लो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ये बात दिमाग में एकदम सेट करके रख लेना, ठीक है। चलो देखो, ए पॉइंट का जीरो हुआ तो बचा क्या आपका बी पॉइंट का। बी पॉइंट का फोर्स कितना था आपका, फोर्स 5G है, और इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन हम यहां से ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये जो 2 मीटर वाली डिस्टेंस है ना, 2 मीटर वाली छोटी सी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये 2 मीटर वाली जो डिस्टेंस है अब इसके लिए किसका काम करेगी, मोमेंट आर्म का। तो मोमेंट आर्म का इसे लिखते थे आर क्रॉस एफ। एफ कितना है 5G है तो सीधे 50 लिख दो यार, ठीक है। बात समझिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, 50 कहां से आया, जी की वैल्यू 10 होती है, 10 50 50 50 न्यूटन हो गया, ठीक, ठीक है। अब देखो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों डायरेक्शन सेम है, प्लस लगा दिया। अब देखो ये फोर्स आपका 10 kg का है, 10G मतलब 100 न्यूटन का है, ठीक है। अब इसके लिए ये हमने क्या बनाया, लाइन ऑफ एक्शन। जैसे ही हमने लाइन ऑफ एक्शन बनाया तो ये जो डिस्टेंस है ना, ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक की, ये लाइन इसके लिए क्या हो जाएगी, मोमेंट आर्म, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मोमेंट आर्म हो जाएगी। और मोमेंट आर्म कितना दिया गया अपने को, 5/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5/2 यानी मोमेंट आर्म इनटू फोर्स कितना है 100 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख दो 100 इक्वल, या इक्वल लगा दो या माइनस साइन लगा दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, T2, ठीक है। देखो इसको जरा समझो, ये आपका T2 है, T2 मतलब फोर्स, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन बनाया तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। और हमने पहले तुमको बता रखा है कि भैया अगर लाइन ऑफ एक्शन पर जो लाइन मिलती है परपेंडिकुलर, वो उसके लिए किसका काम करती है, मोमेंट आर्म का, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपकी पूरी डिस्टेंस है जो कि आपको कितना दिया गया है 5 मीटर, तो T2 के लिए किसका काम करेगी, मोमेंट आर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × T2, ठीक बात। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 50, 5 पचम 25, 250 हुआ। और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी ये 100 हुआ, प्लस कितना हो जाएगा 250, 250 इक्वल 5 × T2, ठीक। तो 250 में 100 ऐड कर दो 350 यानी 350, 350 इक्वल 5T2, 5 7 35। तो T2 की वैल्यू कितना आ गई 70 न्यूटन,
ठीक। अब भैया T2 की वैल्यू कहाँ गया, इस फंक्शन में पुट कर दो, कितना हो जाएगा T1 प्लस 70 इक्वल 150। 70 इस तरफ चला जाएगा तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगी 80 न्यूटन। बोला, समझ आई बात। तो T1 की वैल्यू कितना आ गई 80, तो यहाँ पे भैया लिख दो T1 की वैल्यू कितना आ गई 80 न्यूटन और T2 की वैल्यू कितना आ गई 70 न्यूटन। अब यह बताओ T1 की वैल्यू ज्यादा क्यों आई, क्योंकि भैया इस तरफ एक ब्लॉक भी लटका है, और एक बात ध्यान रखना पूरे रॉड की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और ये जो रॉड ये सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो पार्टिकल लटक रहा है ना 5 kg का, वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसका मतलब T1 पे ज्यादा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो अभी और अच्छे क्वेश्चन करेंगे एकदम। ठीक है, अब सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 3 स्टेप अपने को करने हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और फ्री बॉडी डायग्राम जिसको नहीं आता है वो क्या करे, वो NLM वाला लेक्चर फिर से देखो, फिर इसको पढ़ो। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी उस पर हम देखेंगे कितने फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक, इसको करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, F नेट 0 करेंगे। ठीक है, F नेट 0 करेंगे तो जो ऊपर वाले फोर्स है इक्वल, नीचे वाले फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। ठीक, इसके बाद अगले स्टेप क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करना है, यानी टॉर्क 0 करना है। टॉर्क 0 करने का मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टॉर्क 0 कर लेंगे, उसके बाद देन वहां से इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, इस लाइन को एकदम अच्छे से सोच समझ लेना और इसको सेट कर लेना माइंड में, क्योंकि ये हमेशा आपको काम देगा। टॉर्क हम हमेशा उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे जहां पर कई सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा। ठीक है, बात समझ आई, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब ये ना सोचना कि यार हम यहाँ पे करके किए हैं तो यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, तुम बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 कर सकते हो, सी डी किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क 0 करो, आंसर सेम आएगा। ठीक बात, आई होप अब आपको चीजें समझ आई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक वे लिखो। हाँ भैया, तो अभी तक हमने पीछे 2 क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से, अब एक क्वेश्चन है, अब इसको जरा समझो, सॉल्व करो। एक काम करो, पहले तुम सॉल्व करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक रॉड है जिसका मास है m, ठीक, लेंथ इसकी l है, 2 स्टेप। इसके बाद डोरी लगी है, मतलब स्ट्रिंग लगी है, इसका मतलब टेंशन आएगा। इसके बाद क्या बोला गया है कि ये जो आपका ब्लॉक है, सॉरी ये जो रॉड है, रॉड के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m/4। ठीक, और ये जो m/4 का ब्लॉक रखा है वो इस स्ट्रिंग से l/3 डिस्टेंस पर है। ठीक है, l/3 डिस्टेंस पर है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों स्ट्रिंग पे कितना टेंशन फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब पूरी इज्जत के साथ वीडियो को रोकिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद भाई का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेप क्या बोला था कि अपने को करना क्या है, पहला स्टेप गिवन रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे हम करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कुछ क्वेश्चन में ये सारे वर्ड लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक, देखो रॉड का मास कितना है m, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बीच में लगेगा भैया mg हुआ। ठीक, और कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कॉर्नर पे यहाँ पे मास कितना है m/4, तो mg यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg/4। ठीक है, और यहाँ पर है स्ट्रिंग, तो इस पे लगेगा टेंशन फोर्स, इस पे मान लो T1 है तो इस पे T2। ठीक, ये वाली डिस्टेंस कितना दी गई अपने को l/3। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ 3l, तो ये जो आपका mg है तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी l/2। ठीक है, तो भैया इस A पॉइंट से मान लो ये पॉइंट हुआ, ये B हुआ, ये C और ये D, तो A पॉइंट से C पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, बोला 2/3l। अब बोलो भैया ये किसको समझ नहीं आया, देखो
पूरी डिस्टेंस कितनी है l, तो भैया पूरी डिस्टेंस अपने पास l थी और ये वाली डिस्टेंस कितनी है l/3, तो हम क्या किए l माइनस l/3, 3 एक नम 3 में से 1 गया 2, तो कितना हो गया 2/3l। बात समझ आई? तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ गई 2/3l। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो ये हो गया भैया आपका पार्ट नंबर 1, मतलब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब इसके बाद कंडीशन 1 अप्लाई कर दो। कंडीशन 1 क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब F0 जीरो कर दो। F0 जीरो करने का मतलब अपने को देखना क्या है, कितने इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करें, चलो T1 और T2 ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, इक्वल, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट है तो चाहे यहाँ पे माइनस लगा दो या इक्वल कर दो, बात एक ही है। ठीक, तो कितना हो जाएगा mg प्लस mg/4, तो कितना हो जाएगा 4 का नाम 4 है 5/4, यानी कितना आ जाएगी 5mg/4। ठीक, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप अपने को क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करनी है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, टॉर्क जीरो करना है। लो भैया टॉर्क जीरो कर दिए। अब किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क जीरो करें, यार सबसे आसान अपने को एक ही लगता है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो कर लो। अभी तो लो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने टॉर्क जीरो किया। अभी हमने खुद से माना भाई, खुद से हमने लेट किया है। ठीक है, तुम भी लेट कर सकते हो ए पॉइंट के B, C, D। ठीक है, तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो किया। अब हम ए का ही क्यों जीरो करते हैं, कि क्योंकि उसका भी नाम एक ए से ही था, तो उसको हम जीरो के इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका जीरो हो गया, बचा किसका, बी का बचा। ठीक, यानी mg फोर्स है, ये हमने बना दिया इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन बनाया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मोमेंट आर्म, तो ये हो जाएगा आपका L/2 इंटू फोर्स कितना mg। ठीक बात, आई होप चीजें समझ आई होंगी। mg/फोर्स सेम डायरेक्शन में प्लस लग जाएगा, mg/फोर्स, सॉरी mg/फोर्स नहीं mg/4। ठीक है, ये हमने बना दिया लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जो यहां से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितना भैया L। ठीक है, L ही है ना, हाँ ठीक है L है। ठीक, तो L ये पूरी डिस्टेंस है, तो L क्या हो जाएगी, मोमेंट आर्म हो जाएगी, किसके लिए mg/4 के लिए, तो हो जाएगा L mg/4। ठीक बात, इक्वल, इक्वल क्यों किया भैया, T2 की निकालना है ना, T2 ऊपर की तरफ आके दोनों नीचे की तरफ। अबे भैया T1 का तो तुमने पहले जीरो मान लिया ना, तो T1 नाम का कोई फोर्स अब कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब ये टॉर्क हम निकालेंगे तो ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 2/3l, तो 2/3l किसका काम करेगा, मोमेंट आर्म का। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेस कम इसलिए इसमें बोल रहे हैं, तो भैया इसको पूरा प्रूफ कर दें। लो ये हो गया तुम्हारा T2। ठीक, और ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपका 2/3l। ठीक, ये हमने क्या बना दिया, लाइन ऑफ एक्शन, तो ये परपेंडिकुलर, यानी ये किसका काम करेगा, मोमेंट आर्म का। ठीक बात, अब 2/3l, 2/3l किसका काम करेगा, मोमेंट आर्म का। फोर्स कितना T2। ठीक, L कॉमन ले लो, कैंसिल आउट, खत्म का। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा mg/2 प्लस mg/4 इक्वल कितना 2/3 T2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। चलो भैया सॉल्व करते हैं, क्या किया जाए। एक काम करो, पहले इसको एलसीएम ले लें, आएगा यार 9/8 mg आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, तुम इतना काम कर लो। T2 को इक्वल कितना आ जाएगा 9/8 mg। ठीक, 3 का पहले पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का करो, आ जाएगा सॉल्व। ठीक, एक स्टेप खत्म, T2 को वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, इस तरह को पहले पार्ट थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, लो चलो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। और कैलकुलेशन अगर ये ध्यान रखना भैया, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर ये सॉल्व करना ना आया हो तो। ठीक, फिलहाल तो जितना टाइम हम बोल रहे हैं इतना टाइम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, लेकिन कुछ काम तुम भी करो यार। T1 प्लस T2 इक्वल कितना है 5mg/4। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितना आई है
9/8 mg ना, तो ये हो जाएगा T1 इक्वल 9/8 mg। ठीक, एक काम करो, इसको उस तरफ कर देना पहले, ये हो जाएगा 5/4 mg माइनस 9/8 mg। एलसीएम कितना आ जाएगा, शायद 8 ही आना चाहिए यार, 8 ही आएगा। 4 2 8, 2 या 2 पंचे 10, 10 mg माइनस 8 कितना हो जाएगा 9 mg। ये g लिखा है, ठीक है, ये 9 है, g, तो कितना हो जाएगा ये mg/8। ठीक बात, तो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगी mg/8 और T2 की वैल्यू कितना है आपके पास 9 mg/8। ठीक बात, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब इसके बाद कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, ये तो अभी ट्रेलर था, धीरे धीरे स्टेप बढ़ता चलेगा। टारगेट अपना एडवांस है भैया, जो एडवांसमेंट फोकस है। ठीक, तो ये अपना इतना स्टेप हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको तुम छाप लो। ठीक है, हम वीडियो को रोकते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद स्टेप करते हैं आगे। हाँ भैया, तो अब अपने पास एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले एक बार वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देन सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो